जय हिंद ऑल ऑफ यू। ये हिस्ट्री का हमारा दूसरा लेक्चर है। होपफुली आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही कोशिश को हम जारी रखते हुए आज दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एरा, इन तीनों के बीच डिफरेंस समझा था। आज हमारा मेन टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल। लेकिन पुरापाषाण काल को समझने से पहले मैं फिर से कल का लेक्चर एक छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले इतिहास को मैंने बताया था कि इतिहास को आपको स्टोरी से समझना है। इतिहास यानी हिस्ट्री में ही स्टोरी है, या तो वास्तविक या काल्पनिक। जिस भी स्टोरी से आप इसको याद करना चाहें, मजेदार तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने जो कल तरीका बताया था वो एक बार दोहरा देता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये जो तीन काल हैं इनको बच्चे के जीवन से जोड़ दीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल, बच्चा जन्म ही लिया है, बच्चा जब 2 साल का 3 साल का हुआ है, आद्य ऐतिहासिक काल। और जब बच्चा बड़ा हो चुका है, लिख पढ़ सकता है, तो वो कौन सा हो गया, ऐतिहासिक काल। जैसे छोटा सा बच्चा सिर्फ अपनी हरकतों से या साक्ष्यों से हमें बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या दिक्कत है, यानी कि भूख लगेगी तो रोने लगेगा, प्यास लगेगी तो रोने लगेगा, सुसु वगैरह आई होगी तो रोने लगेगा। तो सिर्फ उनकी हरकतों से, मतलब उसके साक्ष्यों से हम समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं या क्या करना की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है कि उस समय पे हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उस समय के पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हम पता कर सकते हैं कि वहां पे क्या रहा होगा या क्या होता होगा। इसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। बच्चा 2 से 3 साल का हो चुका है। बच्चे को ही पता होगा आपको कि ऐसे वैसे लिखते तो आता है, लेकिन हमको समझते नहीं आता है। तो लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम उन्हें समझ भी नहीं सके हैं आज तक। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग चिन्ह मिले हुए हैं, उनके क्या मतलब है, अलग अलग मतलब निकल सकते, पर एक्चुअल उस समय क्या मीनिंग था हमें आज भी नहीं पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता, तो वहां पे भी आपको पता होगा कि पूरे वेदों को सही तरीके से अभी भी हम पढ़ नहीं सके। इस पे अभी भी नासा वगैरह में रिसर्च हो रही है। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल, जहां से लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन्हें हम पढ़ भी सके हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो एबीसीडी वगैरह पढ़ लेता है और हम उसको समझ लेते हैं, अनार का आम का पढ़ लेता है और हम समझ लेते हैं, तो इसी को जोड़ सकते हैं हम ऐतिहासिक काल से, कि हमें लिखित साक्ष्य मिले और हम उन्हें समझ भी सके। और साथ में पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही, आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो हैं ही हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी, जैसे आपके यहाँ घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो आपके बारे में पूरी जानकारी देगा, वैसे ही यहाँ पर भी विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलता है। अब मैं बात करता हूं प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा होगा, बंदर से वो इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहा होगा, भले ही बर्बर या असभ्य रूप में परिवर्तित हो रहा होगा, लेकिन वो बंदर से जब इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहा होगा तो उसके दिमाग का विकास हो रहा होगा। वो उन चीजों का उपयोग करेगा जो आप सामने देखेगा। उसने सामने देखा है पत्थर, तो वो किसका उपयोग करेगा, पत्थर का। उसके क्या बनाएगा, उपकरण। देखिए, उस समय उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसको भूख लगती है और वो उसके लिए रोने लगता है। बस बच्चे के जैसे ही इसको समझना है कि जब बंदर भी इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहा होगा तो वो अपने खाने को संग्रह करके रखेगा, खाने की खोज में निकल जाएगा, खाना बदोश होने लगेगा। और यही चीजें तो हमने स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, तो उसी को हमें दोहराना है यहाँ पे, कि जब मानव अपने खाने के लिए किसी चीज का उपयोग करेगा तो वो किसका होगा, जो सामने होगा, और वो क्या है, पत्थर। और इसी वजह से इसको कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल में 3 पाषाण काल हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्री या ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज कह सकते हो या मीजोलिथिक एज भी कह सकते हैं। इसके अलावा नव पाषाण काल को न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज भी कह सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि इनको मैं अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। एक ही लेक्चर में मैं सब एक जगह इकट्ठा नहीं कर दूंगा, ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा बोर फील होने लगे। तो अपन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पुरा पाषाण काल आज मेरा मेन टॉपिक है, लेकिन बाद में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ मध्य पाषाण काल भी और नवपाषाण काल भी, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। पुरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। यहाँ पे मानव पाषाण का उपयोग करेगा और इसमें जब वो आजीविका के लिए शिकार करेगा, याद रखिएगा, जब वो खाना वगैरह के लिए शिकार करेगा तो पत्थरों का उपयोग करेगा। और इन्हीं पत्थरों के बदलते हुए आकार, इनकी बदलती हुई तकनीकों के आधार पर भी इसको 3 पार्ट में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इंग्लिश में बोले तो लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड या एज, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड या एज। सो होपफुली ये चीज समझ में आ रही होगी कि पत्थरों के आधार पर यहाँ पे
पाषाण काल को या पुरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। अब सबसे पहले चलते हैं निम्न पाषाण काल पे या निम्न पुरा पाषाण काल पे। फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ये चीज कि बच्चा है, जो चीज हाथ में आ जाएगी उसका उपयोग कर लेगा, कुछ बनाने की कोशिश नहीं करेगा कि वो खुद से बैठ जाएगा और कुछ बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे शिकार के लिए वो क्या करेगा, एक तो सबसे पहली चीज 2 तरीके से शिकार कर सकता है, या तो वो खुद शिकार के पीछे दौड़े या दूर से शिकार को मारे। तो जब खुद दौड़ेगा तो उतने ही अच्छे पंजे होने चाहिए, उतना ही भारी भरकम शरीर होना चाहिए, और ऐसा ही था उस समय पे। आप अगर देखोगे तो पुरा पाषाण काल में जब आदि मानव के आप चित्र देखते हो तो उसके बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े पंजे थे, उसके बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। ये बालों का उपयोग कैसे करता है पता है आप लोगों को? बाल कहते हैं ना, जब आपको डर लगता है तो बोले रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे मतलब बाल खड़े हो गए। तो पुराने समय में जब आदि मानव किसी खतरे को भांप लेते थे तो उनके बाल खड़े हो जाते थे। ये क्यों होता था भला? देखो, इसलिए होता था कि जब उनको कोई खतरा आया और उनके रोंगटे खड़े हुए, मतलब बाल खड़े हुए, तो बाल खड़े होने की वजह से उनका जो एक्चुअल आकार होता था उससे वो बड़े दिखाई देते थे। जैसे कि भालू वगैरह आप देखते हो, या आपने एक देखा होगा घरों में कुत्ते पले होते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं बालों के कारण, लेकिन जैसे ही नहलाओगे तो वो बाल सिमट जाएंगे या वो सुकड़ा सा लगने लगेगा या अजीब सा लगने लगेगा। आप देखना कि इतना अच्छा कुत्ता था, लेकिन ये जैसे इसको नहलाए तो वो बाल चिपक गए तो कितना खराब लग रहा है। जैसे ही उसका पानी सूखता था और बाल फिर से वैसे होते थे तो अच्छा सुंदर लगने लगता था। यहाँ इस केस में उल्टा था, पहले मानव ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही उसको डर लगता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसके बाल खड़े हो जाते थे, जिससे वो भारी भरकम लगने लगता था। तो जानवर वगैरह, शेर, भालू, ये उसको देख के वैसे ही भाग जाते थे। तो प्रकृति ने सबको अपनी रक्षा के लिए उस समय पे सब उपकरण दिए हुए थे, या कहना चाहिए सब अंग दिए हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी रक्षा कर पाते थे। तो पुरापाषाण काल में भी वो कोई अलग से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे वो शिकार कर लें, जो है उसका उपयोग करेंगे। अब था क्या, देखिए यहां पे एक और चीज समझनी होगी, शिकार मिलेगा कहां? शिकार मिलेगा वहां जहां पे होगा पानी और खाना, या यूं कहूं जहां पानी होगा वहां खाना होगा। देखिए, अगर कोई शिकार करना चाहता है तो शिकार कहां मिलेगा? पानी पीने के लिए तो आएगा ही। तो जो आदि मानव होते थे हमारे यहाँ के, वो पहले से घात लगाए बैठे रहते थे नदियों के किनारे और वहीं बसते थे। इसलिए आप जब भी कोई बड़ी से बड़ी सभ्यता भी देखोगे या पुराने से पुराना स्थल भी देखोगे तो वो किसी ना किसी नदी के किनारे मिलेगा, और इसीलिए मैंने इसको मैप में समझाया हुआ है। जो भी आपको बड़े बड़े स्थल देखने को मिलेंगे, पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेंगे, या कोई भी हिस्टोरिक प्लेस देखने को मिलेगा, वो नदी के किनारे मिलेगा ही मिलेगा, या कोई भी सभ्यता आपको नदी के किनारे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी आदि मानव शिकार करने के लिए कहाँ बैठा होगा? नदी किनारे। उसको खुद भी पानी पीना होगा तो वहां वहां से पी लेगा, और जब कोई वहां पे पानी पीने आएगा उसका शिकार कर लेगा और खा लेगा, या उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ के मार के खा लेगा। तो यही होता था। तो पुरापाषाण काल में वो किसका उपयोग करेगा? या तो खुद से दौड़ेगा जानवर के पीछे, या अब जो नदी में ऐसे पत्थर, नुकीले पत्थर जो घिस के सपाट हो गए होंगे, उनको पेबुल बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पे? पेबुल। तो ये चिकने और सपाट पत्थर थे जो पानी के बहाव से घिस घिस के तैयार हो गए थे। तो जब ये इनका उपयोग करेंगे मारने के लिए तो यहाँ पे शिकार हो जाएगा जानवरों का। इसके अलावा ऐसे ही और बड़े पत्थर, पेबुल से बड़े पत्थर को यहाँ पे क्या बोला गया है? चॉपर। क्या बोला गया है? चॉपर। एक तरीके से चॉप कर दिया, और चॉप हो जाते थे, बड़े होते थे लेकिन और चॉप हो जाते थे, क्या बोला गया उनके? चॉपर। और पेबुल में एक तरफ धार होती थी, लेकिन जब दोनों तरफ धार हो जाएगी दोनों किनारों पर तो उसे क्या बोलेंगे? चॉपिंग। तो याद रखना, पहला उपकरण था पेबुल, दूसरा था चॉपर, और तीसरा था चॉपिंग। तो ये उपकरण उपयोग होते थे उस समय पे शिकार में या किसी भी अन्य चीज में। इसके अलावा यहाँ पे जो स्थान है, अब यहाँ समझना थोड़ा सा, यहाँ मैप देखिएगा, यहाँ पे है ये सिंधु नदी निकल रही है। आप अगर देखोगे तो उत्तर भारत से जाती है। बेसिकली आज के भारत में ये लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी से जो आपकी सिंधु नदी निकलती है, इसी की सहायक नदी है सोहन नदी। इसी सोहन नदी के किनारे पर निम्न पुरापाषाण काल है, इसके साक्ष्य हमें देखने को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिले थे वो सोहन नदी के किनारे मिले। तो सोहन संस्कृति के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो निम्न पुरापाषाण काल को। ये फैक्ट याद रखिएगा कि निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि बताइए सोहन संस्कृति इनमें से किस काल को जाना जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण का समय याद रखिएगा प्रारंभ से लेके 1,00,000 वर्ष पूर्व। अब ईसा वर्ष पूर्व क्या है या ईसा पूर्व क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, ईसा मसीह के जन्म को मान लिया जाता है यहाँ पे 0। क्या मान लिया जाता है? 0। और उनके जन्म से पहले उल्टी गिनती अगर आप गिनोगे 1 2 3 4, ये उल्टा चल रहे हैं हम,
तो ये कहलाएगा बीसी। बीसी का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी बता देता हूं, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये क्या फुल फॉर्म है किसका? बीसी का। और उनके जन्म के बाद जो वर्ष आएंगे इन्हें बोला जाएगा 1 2 3 4, अगर इनको देखोगे तो एडी बोला जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसे ईसवी, और बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। ये बात याद रखिएगा। तो बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और एडी, अच्छा एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब यहां पे इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीसी और एडी में यहां पे क्या अंतर है, समझ में आ गया। अब यहां पे दूसरा देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो इसकी समय अवधि है 1,00,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व वर्ष। अच्छा, यहां पे अब जब ये पत्थरों का उपयोग करते होंगे तो कुछ बहुत अच्छे पत्थर होते होंगे, कुछ खराब पत्थर होते होंगे, मतलब कुछ मजबूत होते होंगे, कुछ कमजोर होते होंगे। तो ये भी देखने लगे होंगे कि कौन से पत्थर हैं जो अच्छी तरह से हमारे काम आते हैं। तो यहां पे इनको मिला होगा एक पत्थर जिसका नाम है क्वार्टजाइट। याद रखना कौन से पत्थर है? क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करके तो उपकरण बनाते थे, उनका नाम होता था फलक। इसीलिए इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो निम्न पुरापाषाण काल है उसको हम जानते हैं सोहन संस्कृति के नाम से, और मध्य पुरापाषाण काल है इसको हम जानते हैं फलक संस्कृति के नाम से। फलक संस्कृति के जो साक्ष्य, अब जैसे यहां पे सोहन घाटी पे मिले थे हमें साक्ष्य, यहां पे भी तो कहीं मिलेंगे। तो यहां पे कहां कहां मिलेंगे? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो स्थान है वो कौन सा है? नेवासा। सिंह भूमि कहां पर है? झारखंड। इसके अलावा एमपी में भीमबेटका और सोन नदी घाटी, और यूपी में है बेलन नदी घाटी, प्रयागराज, इलाहाबाद, और चकिया यानी कि वाराणसी, और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र। अब मैंने इनको यहां पे मार्क किया हुआ है, आप यहां थोड़ा देखिएगा। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जब भी कोई सभ्यता मिलेगी तो नदी के किनारे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब ह्यूमन यानी कि मानव खुद भी अपने लिए उपयोग करेगा तो खाना और पानी का उपयोग करेगा, तो पानी उसको नदी किनारे मिल जाएगा, और जब वहीं पे कोई पानी पीने आएगा तो वो उसका शिकार करेगा। तो ज्यादातर वो अपने आवासीय स्थल कहां बनाएगा? नदियों के किनारे। तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे स्थल लगभग जितने मैंने लिए हैं, लगभग या तो नदियों के बिल्कुल पास में या थोड़ी सी दूरी पर है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एमपी में यहाँ पे अमरकंटक है, और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा। तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, और जो सोन और जोहिला है ये उत्तर की तरफ बहती हुई सोन में जाके मिलती है जोहिला, और सोन मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये सोन नदी के किनारे ही हमें किसके? मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं, या यानी कि औजार मिले हुए हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे, आपको पता होगा नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर है रायसेन, और रायसेन में एक जगह है भीमबेटका। ये भी एक रॉक शेल्टर है, कभी होगा तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। रॉक शेल्टर है जहां पे लोग निवास किया करते थे, यानी कि उस समय के आदि मानव निवास किया करते थे। तो यहाँ पे हो गया भीमबेटका। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो ये है गंगा नदी, और गंगा नदी यूपी, बिहार, झारखंड से जुड़ती हुई वेस्ट बंगाल से होती हुई कहां पर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। सो होपफुली ये समझ में आया होगा। तो यहीं पर आपको वाराणसी यानी कि बनारस मिलेगा, और इसी बनारस को हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहीं पर यूपी में एक नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेलन नदी। तो इस नदी के किनारे भी पूरा मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। सो होपफुली ये सही समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और चीज, झारखंड, झारखंड में सिंह भूमि जिला है। अब देखो, एक तो होता है कि जब नदियों किनारे और नदियों ना हो तो जंगल। तो आपको पता होगा झारखंड में बहुत अच्छी क्या है? जंगल है, और सिंह भूमि इलाका तो उसके लिए जाना ही जाता है। तो सिंह भूमि इलाका याद रखिए कहां पर है? झारखंड में है। निवासा, निवासा कहां पर है? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भी जंगली इलाका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल की, यानी कि अपर पैलेलिथिक एज में। इसकी जो समय अवधि वो क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। तो इसमें जो उपकरण मिले अब वो ब्लेड टाइप के हो चुके थे, मतलब अब मानव और दिमाग लगाने लगा था कि अगर मैं पत्थर को फेंक के मारूं तो क्यों ना उसको मैं बहुत ज्यादा नुकीला कर दूं। तो नुकीला करने से जब वो दोनों तरफ से पत्थर को नुकीला कर देता था, एक तरीके से ये आपने जो चॉपिंग देखा होगा, चॉपिंग को ही एडवांस वर्जन में आप कह सकते हो यहाँ पे क्या? ब्लेड। तो इसने ब्लेड, जैसे आज की ब्लेड होती है दोनों तरफ यहाँ पे पैरेलल होती है और बहुत इक्वल डिस्टेंस पे होती है और बहुत शार्प होती है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ब्लेड बनाए थे जो कि पतले और सकरे पाषाण फलक होते थे। इसके अलावा इनके दोनों किनारे समानांतर यानी कि पैरेलल होते थे। इसकी मैं बात करूं कि ये कहां पे मिले हुए हैं, तो ये देखिए स्थान यहाँ पे महाराष्ट्र में इनाम गांव, भदवे और पणवे, यहाँ पे परणे है जहां पे ये आपको इसके उपकरण देखने को मिले हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड का फिर वही स्थान सिंह भूमि। इसके बाद एमपी में फिर वही सेम स्थान
कौन सा? सोन नदी घाटी, इसके अलावा भीमबेटका रायसेन, इसके अलावा है रामपुर बघेलन। कर्नाटक में शोरापुर दोआब को लेकर बात की जाती है। अब ये शोरापुर दोआब कहां पर है? तो देखिए ये गई है कौन सी नदी? ये है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है ये? कृष्णा नदी, जो कि कर्नाटक से, महाराष्ट्र से निकलती हुई यहाँ पे कर्नाटक से होती हुई जाती है। और यहीं पर एक नदी है भीमा नदी। और जो कृष्णा और भीमा, इन दोनों के बीच में जो दोआब पड़ता है उसे बोलते हैं हम शोरापुर दोआब। क्या बोलते हैं उसे? शोरापुर दोआब। तो यहाँ पे किसके मिलते हैं? उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य। सो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले ही यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, समय इसकी बात करें तो प्रारंभ से लेके 1,00,000 ईसा वर्ष पूर्व। इसके अलावा उपकरण की बात करूं तो पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। याद रखना, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। स्थान की बात करूं तो सिर्फ एक स्थान मेनली याद रखो जहां पे सबसे पहले यहाँ पे साक्ष्य मिलते, सोन नदी घाटी। तो 3-4 फैक्ट है, ज्यादा परेशान होना नहीं है। मध्य पाषाण काल की बात करूं तो 1,00,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक। उपकरण की बात करूं तो यहाँ पे क्वार्टजाइट के पत्थर के फलक थे, तो इसलिए इसका नाम क्या था? फलक संस्कृति। तो याद रखना, फलक संस्कृति किसको बोलते हैं? मध्य पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल को कौन सी संस्कृति? तो सोहन संस्कृति। इसके बाद आते हैं स्थान पे, तो निवासा कहां पर है? महाराष्ट्र। शिवभूमि कहां पर है? झारखंड। सोन नदी घाटी कहां पर है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका रायसेन कहां पर है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा हम देखेंगे गुजरात का सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्षेत्र भी देख लीजिए, ये यहां पर है। गुजरात का क्षेत्र कौन सा है? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र हो गया। यूपी में बेलन नदी घाटी और वाराणसी का क्षेत्र, जो आज के समय पे आप देखते होंगे बनारस के नाम, या सॉरी पुराने में बनारस कहते थे, आज के समय पे वाराणसी कहते हैं। इसके अलावा एक चकिया भी जगह है, चकिया जो वाराणसी में ही, वो देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल, और इसकी समय अवधि बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। और स्थान सॉरी उपकरण की बात करूं तो वो है ब्लेड। ब्लेड जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पेबल जो दोनों तरफ से शार्प होता था, या कहना चाहिए चॉपिंग जो होता था, उसका ही एडवांस वर्जन कौन सा आ गया यहाँ पे? ब्लेड, जो कि दोनों तरफ से समानांतर भी होते थे और पतले और सक्रिय होते थे। इसके अलावा स्थान की भी बात करूं तो महाराष्ट्र का इनाम गांव, भदवे हो गया, परणे हो गया। झारखंड का फिर वही इलाका सिंहभूमि। और एमपी में सोन नदी घाटी, रामपुर बघेलन, भीमबेटका रायसेन। और कर्नाटक का शोरापुर दोआब, जो कि कहां पर है? शोरापुर दोआब। तो कर्नाटक में कृष्णा नदी और भीमा नदी के बीच का स्थान, दोआब हमेशा दो नदियों के बीच का स्थान होता है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और औरों तक और जरूर पहुंचाइएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।